नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2-3 मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे हम लोग, करीब 20 एक मिनट। धीरेन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। सर नमस्कार, आपको और तमाम दर्शकों को मेरी ओर से बहुत-बहुत अभिवादन। धीरेन जी, क्या वजह आप मानते हैं रात में ये चर्चा बड़ी तेज थी? हमने भी प्रोग्राम कर दिया, आपने भी कर दिया, कुछ दूसरे चैनलों ने भी, कई प्रिंट मीडिया में भी ये खबर आई थी, अमर उजाला समेत, जिसमें कहा गया था कि आज किसी समय एफसीआरए बिल आ सकता है। लेकिन सुबह 11 बजे जब दोनों सदन खुले, तो हंगामा हुआ, सदन स्थगित किए गए और उसके बाद ये माना गया कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल किसी भी विधायी कार्य को होने ही नहीं देंगे। किरण रिजिजू जी की कल भी चर्चा हुई थी, आज फिर चर्चा हुई है। उनकी झड़पें दोनों सदनों में हो चुकी, कल लोकसभा में, आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी। लेकिन विपक्ष का जो कुल मिलाकर के रवैया है, क्या उसी को देखते हुए सरकार पीछे हटी है और अभी एफसीआरए बिल को नहीं ला रही है? एक बड़ा दिलचस्प था क्योंकि हम लोग अभी ऊहा-पोह में थे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सरकार क्या करेगी। लेकिन रात में जब मेरे पास एसएमएस आया तो मुझे लगा कि ठीक है। और चूंकि एसएमएस आप तो सोर्स का आपको पता रहता है कि कौन सा सोर्स कितना विश्वसनीय है, और ये लगभग वहीं से मुझे लगा कि अब इसके बाद तो कोई बचता नहीं, सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स है। उसके बाद ही मैं किसी के उस पर तो चलाता नहीं इस तरह का फैसला। और उसके बाद जब हम लोगों ने देखा, उसके तुरंत बाद आपने देखा सब जगह पर चलने लगा कि कल पेश करेंगे। हालांकि सुबह जब मैंने देखा कि वो लिस्ट ऑफ बिजनेस में तो रात भी नहीं था, लेकिन ऐसा होता है सुबह भी आप जब बिजनेस अपडेटेड करते हैं तो उसमें आ सकता है। बीएससी में सरकार का वो होता है, बहुमत होता है। तो फिर जब 11 बजे देखा तो वो नहीं था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे ही वो आएंगे तो पहले वो मौजूद होंगे अमित शाह। अगर उनको बिल को इंट्रोड्यूस करना है तो अमित शाह बीच में नहीं आएंगे, अमित शाह पहले से मौजूद होंगे सदन में। ये मेरा मानना है कि जो एक ट्रेडिशनल तरीका होता है, तो वो नहीं थे तो लगा फिर वो थोड़ी देर में ही निकल गए। उसके बाद फिर 2 बजे तक का है तो 2 बजे भी लगा कि हो सकता है कि भाई 2 बजे इंट्रोड्यूस किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 2 बजे भी वो मौजूद नहीं थे और जो विधायी काम निपटाने थे वो निपटाए और सरकार ने ये कर दिया। तो इस बात से ये तो तय होता है कि सरकार को इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ रहा कि सरकार फैसले क्या ले रही है, सरकार कर क्या रही, वो विपक्ष क्या कह रहा है। लेकिन सरकार अपने आप इस बिल में कुछ ऐसी चीजों को लेकर जो कुछ मतभेद हैं या कुछ चीजें हैं उनको दूर करने पे लगी हुई है। वो क्रिश्चियंस मिशनरीज से मिल रहे हैं, और आज भी मतलब जब हम लोग बात कर रहे हैं तब भी क्रिश्चियन मिशनरीज से उनकी मीटिंग है। 10 ईसाई संगठन के प्रतिनिधि उनसे मिल रहे हैं। जी, तो वही मेरा कहना है। लेकिन मुझे इससे भी आगे जाके लगता है, क्योंकि ये तो बहुत बार होगा, क्योंकि आपने देखा होगा इसको हम लोग वक्फ वक्फ टू मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह वक्फ की वक्फ बाई यूजर ने पूरे देश को कब्जा किया हुआ था, जहां उनका मन करता था चादर बिछाएं, 4 ईंट रखी और उसके बाद उनका, और उसमें जो डोल था कि भाई ये वक्फ बाई यूजर है, संपत्ति भले ही वो किसी की हो लेकिन वो यूज चूंकि वहां उन्होंने चादर बिछा ली तो उनकी हो गई। ये जो आप रेलवे स्टेशन पे या पहले अपने यहाँ यूपी में आप देखते थे कि सीट पे जो है रुमाल रख देते थे, खिड़की में से फेंक देते थे, जो रुमाल फेंक दिया वो हमारा होगी सीट। उसी तरह से इन्होंने पिछले इतने सालों से, कई सौ सालों से इस देश में रुमाल फेंके जा रहे थे, वो हरी चादर फेंक, तो उसका जवाब वक्फ पर हुआ। लेकिन ऐसा क्या है कि सरकार इस सारे जकड़न को इसमें नहीं तोड़ पा रही। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण तो देखिए इंटरनेशनल आपको दबाव भी दिख रहा है। उसके बाद इस देश की क्रिश्चियन मिशनरीज का दबाव दिख रहा, और राहुल गांधी पूरी तरह से कह चुके, क्योंकि उनको मालूम है कि केरल में हम जीते ही नहीं की वजह से हैं। भाई क्रिश्चियन मिशनरीज पहले लव जिहाद के नाम पे कहीं उनमें से, क्योंकि केरल एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के सबसे पुराने जो शुरुआती क्रिश्चियन है, सीरिया क्वेरी, सब वहां मौजूद होते हैं, जकोबाइट्स और पता नहीं क्या क्या। तो वो सब लोग वहां मौजूद है और उनके सबके अपने चर्च होते हैं, और वो एक दूसरे चर्च से उनकी दुश्मनी वैसे रहती है, लेकिन वोटों पे वो तय रहते हैं कि हमको कुछ भी हो किसी हिंदू को नहीं घुसने देना। तो बीच में ऐसा लगा था लोगों को कि भाई वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव में नहीं किया। तो राहुल गांधी इसको एक इंडिकेशन मानते हैं, तो उन्होंने
नहीं कहा कि हम किसी कीमत पर एफसीआरए नहीं होने देंगे। तो सरकार को इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, सरकार जानती है नंबर मेरे पास है और कैसे बिल पास कराए जाते हैं ये भी है। लेकिन मुझे लगता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, क्योंकि एक मिजोरम के चूंकि लाल दुहमा जो है आज मिले, उनके साथ जो है अमित शाह जी के साथ एक मीटिंग हुई, गृह मंत्री के साथ उनकी मीटिंग हुई। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसपे हम लोग बहुत कम गौर करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में लगभग पूरा धर्मांतरण हो चुका, मतलब लगभग क्या कंप्लीट हो चुका, उसको कंप्लीट ही कहना चाहिए। और उन राज्यों में वो ये भी ध्यान रखते हैं कि किसी दूसरे धर्म के अनुयायी को ताकत ना हासिल करने दी जाए। ये हमेशा होता है, मतलब बाकायदा वहां इस तरह के प्रस्ताव पास हो जाते हैं कि कोई यहाँ ठहरेगा नहीं। वो नेहरू ने जो साधुओं पर रोक लगाई थी कि नागालैंड में नहीं रुकेगा, जो एवलिन के कहने पर लगाई थी, जो ईसाई इवेंजलिस्ट था जो इसलिए आया था कि उसको पूरा इलाका ये क्रिश्चियन करना है, और नेहरू ने उसी को इंचार्ज बना दिया था कि वो जनजातियों की सुरक्षा करेगा। जनजातियों को ही कन्वर्ट कर रहे थे और वो कन्वर्जन पूरा हो गया। तो अब वो किसी को एंट्री नहीं करने देते। अब ये बॉर्डर स्टेट भी हैं, सरकार एक के बाद एक आप देखेंगे बॉर्डर्स की समस्याएं सुलझाती जा रही है। और बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है जो म्यांमार के साथ हम अपना एक एक बहुत बड़ा, इसको कहेंगे कि बहुत रेयर ऐसा होता है। हमने वैसे 3 बीघा गिलियारे भी आपको याद होगा जो इस सरकार ने किया था शेख हसीना वाजिद के साथ, ये बहुत दुनिया के अंदर बहुत रेयर मतलब चांसेस में से होता है। और अब हम म्यांमार के साथ अपनी जमीन को सीधा करने के लिए, ताकि हम उसमें फेंसिंग कर सकें, इसके लिए एक्सचेंज की बात चल रही है। कल उन्होंने कहा भी है, उसका अनाउंस भी कर दिया। तो मुझे लगता है कि सरकार इस बात को जियोपार्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए उनके कुछ जो उनके शक हो सकते हैं, जो उनके सवाल हो सकते हैं, उनको दूर करना चाहती है। कि इस सरकार पर अमेरिका अमेरिका का दबाव काम करेगा, मुझे शक है। क्योंकि अगर दबाव काम होता तो ये अब तक वो जो है वो कर चुके होते, समझौता हो चुका होता, व्यापार समझौता अमेरिका की शर्तों पे हो गया होता। और अगर इससे भी ज्यादा बात होती कि अगर इनको अमेरिका की बहुत ज्यादा परवाह होती, ये सब होती और ये बिल्कुल टक्कर में सामने नहीं खड़े होते, तो कल मेटा को बुला के माफी नहीं मंगवाते। क्योंकि अमेरिका अब और कुछ नहीं होता, अमेरिका नेशन के तौर पर कुछ नहीं है, अमेरिका नेशन के तौर पर एक व्यापारियों का समूह है, जो कंपनियां हैं जो ये तय करती हैं कहाँ वो रूल करेंगी। क्योंकि वो बाकी तो उसकी अपनी कोई कल्चर तो उस तरह से कहीं है नहीं। तो इसीलिए बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये एक इंटरनल पार्टी के अंदर जो चर्निंग है वो अपने समर्थ को और इस तरह की सिचुएशंस को लेकर अभी तक पार्टी के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो एक रोड रोलर वाला अंदाज था उसको रोका है उन्होंने। अब वो देखते हैं क्या होता है। मेरा तो समझ यही कहती है कि जब आज मीटिंग होंगी वो होंगी, तो अब कल का दिन है उनके पास, इस हफ्ते में कल का दिन बचा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे 8-9 की छुट्टी है, फिर 10, 11, 12, 13 एक बचा हुआ है। तो इनके पास सदन के बीच में समय तो है इनके पास, लेकिन सरकार की झिझक वो टूटेगी या सरकार का जो अपना आइडिया है वो फ्लोरिश होगा, तभी वो कर पाएंगे, ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए दूसरे विषय पे आगे बढ़ते हैं। सभी बिंदुओं को आपने कवर कर लिया है। कांग्रेस पार्टी घिर गई है झारखंड के स्टूडेंट, जो उनका मूवमेंट चल रहा है उसको लेकर के। आज संवाददाताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे से सीधे सवाल पूछ लिया कि झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ आप लोग क्यों नहीं खड़े हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है जरा ये सुन लेते हैं, इसके बाद में इनका एक दूसरा छोटा सा वीडियो और दिखाऊंगा, फिर धीरेन जी के पास चलते हैं। के साथ हैं, झारखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, हम राहुल गांधी जी हम विद्यार्थियों के साथ हैं। हम पूछेंगे अगर हमसे भी कोई गलती हो गई क्यों हो गई। हम हर एक को लेटर भी लिख रहे हैं कि क्यों क्या हो गया। तो इसीलिए चाहे हमारा अलायंस पार्टनर हो चाहे हमारा अपोजिशन हो, हम विद्यार्थियों युवकों के साथ हैं। उनकी समस्या को हल करने के लिए हम लड़ते रहेंगे। और बस एक बयान दे करके मल्लिकार्जुन खड़गे किसी तरीके से कन्नी काट करके निकल लिए। लेकिन दूसरे वीडियो की जो मैं बात कर रहा था, बस 1-2 दिन पहले का है। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी कुछ स्टूडेंट्स को लेकर के, स्टूडेंट्स ही बता रहे हैं वो,
वो हैं वैसे इंस्टाग्राम और दूसरे मीडिया मंच, सोशल मीडिया मंचों के इन्फ्लुएंसर, उनको लेकर के सामने आए थे, खूब बरसे, उनके भी बयान करवाए। और उसके बाद जब झारखंड के बारे में बार-बार पूछ रहे थे लोग संवाददाता, तो वो किस तरीके से उनको रोक रहे थे, ज़रा देखिए। प्रोटेक्शन, मुझे बस आप इतना बता दीजिए। Just 1 second. One second. मेरा बस एक सवाल है, जो भी ये देख रहा है। Just 1 second. One second. 1 सेकंड करके बार-बार झारखंड पर पूछे गए सवालों का जवाब टाल रहे थे। वो उस मुद्दे पर बोलना ही नहीं चाहते थे। पंजाब में भी लाठीचार्ज हुआ, मसला दूसरा था। कर्नाटक में भी इसी तरीके से हुआ। और अब झारखंड में हम देख रहे हैं कि 4 जुलाई को ये शुरू हुआ, 25 जुलाई से वहाँ अनशन भी चल रहा है। महतो की तबीयत भी गड़बड़ हो गई है। इसके बावजूद किसी की ज़बान नहीं खुल रही है। ना तो दीप के, उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है जब पूछते हैं कि झारखंड क्यों नहीं जा रहे हो, और मेरे साथियों की भी सबकी तबीयत खराब हुई पड़ी है। ये बहाना। राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल देखिए जाकर के, जब जंतर मंतर का ये आंदोलन चल रहा था तो रोजाना उनके कई ट्वीट आते थे, रोजाना घेरते थे। प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर के लेट गए थे अपनी बहन जी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को लेकर के, लेकिन झारखंड पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जी धीरेन जी। जी सर, 1 मिनट बस। जी सर, तो जिस तरह से मुझे लगता है कि आपने जो कांग्रेस का कहा, कांग्रेस प्रयागराज में जाना चाहती है, 8 तारीख को प्रयागराज में कर रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है, जो कायस्थ पाठशाला मतलब जो केपी ग्राउंड था वो अब उनको नहीं मिल रहा है क्योंकि मना कर दिया। तो इसके लिए लीगल टीम और सब चीजें हैं। उन्होंने कहा साहब बच्चों की वो पढ़ाई खराब होती है, आप बरसात के बाद कर लेंगे या अपना टोकन वापस ले जाओ, जो भी मतलब वो था। अब ये तो साफ बात है कि ये तो पॉलिटिकल फैसले होते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बात साफ है कि आप ये देखिए झारखंड में उसकी ताकत क्या है सर। झारखंड में उसकी ताकत अपनी कुछ नहीं, वो हेमंत सोरेन की बैसाखियों पे चलती है। इसीलिए वो धीरे से, उन्होंने परसों कहा भी था क्योंकि उनको यहां जाना था, उनको मालूम है कि हमको वहां जाके बोलना है इलाहाबाद में। अगर किसी ने ये सवाल पूछ लिया तो बड़ी असहज स्थिति हो जाएगी युवराज के लिए और वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये पूरा सिर्फ उनको कह के और अपनी इतिश्री कर ली कि सब हम बात कर रहे हैं। इसीलिए उसने कहा कि हम चिट्ठी लिखेंगे। वो आप ये समझिए उस इशू से वो बाहर निकलना चाहते हैं बस, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है, राजनीतिक हैसियत वहां उनकी उनके दिए गए कुछ टुकड़ों पर आधारित है। आपने देखा होगा जिस तरह से अपना वो लड़ाने लगे थे अपना उम्मीदवार राज्यसभा में, है ना, तो उनको किस तरह से ठीक कर दिया गया, आवाज हो गया, उनका इलाज हो गया। तो वो जानते हैं कि हमारी राजनीतिक हैसियत इससे ज्यादा नहीं, हम कोई स्टैंड ले लें और हेमंत सोरेन हमको उसमें से भी धक्का दे दे तो एक राज्य जो हम लोग कहने के लिए कहते हैं, चूंकि हम तो राज्य गिनते हैं ना सर, वो तो गिनते हैं, तो वो अगर इसको गिनते हुए को सोचे कि ये भी गया, तो इसीलिए वो उसको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दे सकते, उनकी मजबूरी है, पॉलिटिकल मजबूरी। तो मैं मानता हूं कि ये जो एक कांग्रेस का रुख है, और इससे बहुत ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं है सर कांग्रेस को, क्योंकि देखिए आपको लग रहा है या किसी को ये लगेगा या हमको ये लगेगा कि उसको कोई बहुत ज्यादा छात्रों की इसलिए मदद मिल रही है कि भाई छात्र कि ये कांग्रेस को काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे छात्र जो है बेसिकली जो मोदी विरोध की लाइन है, ये उसके लोग आपको दिखेंगे, बस और कुछ नहीं। वो पहले से है, वो कोई नई चीज नहीं है। इसीलिए कांग्रेस रीच नहीं कर पा रही, पेनिट्रेट नहीं कर पा रही। वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके कदम और उनका जो कथनी है और करनी है वो लगातार आपको दिखती है। वो कल भी जब उनसे मिले उन्होंने कहा हम संसद चलाना चाहते हैं, और वो संसद नहीं चलाना चाहते। जब आप बहस की बात करते हो तो बहस वहां होती नहीं है। जब आप जिनको आप कहानी सुनाने के लिए लाए हो उनसे उनकी गालियों पर आप चुप हो जाते हो। यही गालियां जब प्रियांक खिड़के देता है
तो आपको दूसरी चीजें लगने लगती है। तो मल्टीपल चीजें दरअसल पॉलिटिकल एम्बिट में अब एक बड़ी चीज है। कल मेटा के उस पर जो मैं देख रहा था, जो वो इको चैम्बर बनाते हैं, इको सिस्टम अब जो बन रहा है, उसमें दूसरे की नफरत पर आप इकट्ठे हैं। अगर आप देखेंगे, मैं देखता हूं एक किसी ने, मतलब मैं देख रहा था, वो कांग्रेस का एक यूट्यूबर है, उसने एक एडिट, हाँ, उपसभापति पर ये कहा कि ये पहले से ही मैं जानता था, ये कैसा पत्रकार है, ये ऐसा एडिटर फला और ये सब शेमलेस। उसको दरअसल उसको मालूम होगा, क्योंकि वो अपने आप को सीनियर पत्रकार कहता है, मध्य प्रदेश का है। तो मैं हंसने लगा कि इसको इतना तो मालूम होगा कि सदन में ये पार्ट है, वहां जो चल रहा है, मैं नहीं कह रहा कि भाई विपक्ष कोई बहुत वो कर रहा है, बदतमीजी या सब कर रहा, इट्स पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसे ही संसद चलती है, कोई नई चीज नहीं है। एनडीए ने भी 45 दिन नहीं चलने दिया था, तो बहुत बार होता है। ये एक पार्ट है, जो सरकार को पास कराना, वो सरकार पास करा लेगी क्योंकि उनका बहुमत है। लेकिन ये सब चीजें एक इको चैम्बर में है, उनको भी मालूम है कि हमारा इको चैम्बर हमको वोट करेगा। हम भले ही कुछ भी करते रहे, हम भले ही जूते पहन के पानी में कूद जाएं, हम ट्रॉली बैग को जो है, रोलर वाले बैग को लेके कंधे पे सर पे धर लें, कुछ भी कहानियां हैं, उससे कोई फर्क नहीं। बस विपक्ष जो है एक स्विंग वोटर को अपनी तरफ लाना चाहता है। जो स्विंग वोटर होता है, जिसको हम लोग ये मानते हैं कि जो सरकारें बनाता है, क्योंकि वो आइडियोलॉजी से बंधा हुआ नहीं होता। दोनों पार्टियों के जो निश्चित वोटर हैं वो उनके साथ है। बस एक जो स्विंग वोटर है, जो 7 से 8% होता है, जो पूरा का पूरा स्वीप कर देता है, कभी ये 10 से 15 होता है, कभी ये 7, 8, 10%, आजकल कम होने लगा, चूंकि बाइपोलर अब एक आइडिया डेवलप हो रहा है पूरे देश में। तो मुझे लगता है कि वो उसी को वो सैचुरेट करना चाहते हैं बस। इसके अलावा उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, और लोगों को इससे कोई बहुत उनसे फर्क भी नहीं पड़ रहा। अच्छा, एक बात बताइए, एक हमारे यहाँ एक वो होती है कि साहब, जिसकी उतरगी लोई उसका क्या करेगा कोई। और बिल्कुल। अब एक बार थप्पड़ लग गया सर, अब एक के बाद 10 लगे या 11 लगे, उसको कौन गिन रहा है। तो बस वो उसी से ज्यादा, और मैं नहीं मानता कि उससे ज्यादा कुछ उनके साथ, जो एफसीआरए से लेके सब चीजों का विरोध कर रहे हो, उसको गिनवा चुके आपके देश के गृह मंत्री, तो आप फिर उसको क्या करें। तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 10 साल की सजा सुनाई है। कैसे देखते हैं इस पूरे केस को? निचली अदालत ने तो उनको बरी ही कर दिया था, और उस समय बहुत प्रतिक्रियाएं भी आई थी, और अपने से लगभग आधी उम्र की वो महिला पत्रकार थी जिसने इन पर गंभीर आरोप लगाए थे। दरअसल तरुण तेजपाल का जब ये मैटर आया था, तो जो एक सोसाइटी के अंदर, इस इंग्लिश मीडिया के अंदर की सड़न थी, वो बाहर आई थी। दरअसल जैसे ही तहलका आया था, जैसे ही तहलका ने वो सब एक स्टिंग ऑपरेशंस किया था, मैं कहता हूं कि स्टिंग ऑपरेशंस की शुरुआत तो उसी ने की, चलिए ठीक है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया गया, हालांकि रूल्स बाद में होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कोई बहुत वो अच्छा एक पीस ऑफ जर्नलिज्म था, जिसमें से इनको कोर्ट ने वो भी दिया था, जिसमें इन्होंने एक लड़की को प्रोवाइड किया था। मतलब वो सब कहानियां अलग है, ऑपरेशन वेस्ट एंड उसका नाम। बल्कि मैं जब मैं पहुंचा और मैं उस हॉल में पहुंचा, जब ये दिखाया जा रहा था तहलका, आई वाज शॉक्ड कि भाई ये क्या है। लेकिन इंग्लिश मीडिया का जो इम्पोजिशन है इस देश में, कि सब कुछ वो जानते हैं, जबकि उनके अंदर के मूल्यों का बहुत टकराव बाकी मूल्यों से होता है। लेकिन एक प्रेशर था, वो प्रेशर कितना बड़ा था, मैं पर्सनल एग्जाम्पल के साथ ही बताऊंगा। तो ये जब इस आदमी को बहुत बड़ा मान लिया गया, उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने कार्रवाई करने की बजाय, इस देश ने उनके फेस वैल्यू पे ये देश कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा भाई मैं हूं, मैं वादा कर रहा हूं, और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि भाई पैसा लेते हुए तो दिखा था, 1 करोड़ में 100 बंगारू नारा भी लग गया था। लेकिन आप जानते हैं उसमें क्या हुआ, ये आदमी को पत्रकारिता में, चूंकि अब इसके कहानी खुलने लगी कि भाई पैसा कहां से आया, ये सारी चीजें कहां से आई, तो तब ये इन्होंने एक बड़ा पोस्चरिंग ले ली कि साहब ये पत्रकारिता के आदि पुरुष हैं और इसको साफ करने के लिए आए हैं पत्रकारिता। मैंने एक स्टोरी की थी, बड़ा हल्ला हुआ था उसपे, मुलायम सिंह का था। तो मैं, जब मुझे कहा गया भाई लखनऊ से पत्रकारों ने कि यार आप आ जाइए, मैं भी चला गया। मैंने सोचा भाई ऐसे ही होगा, कोई अपने पैसे से मैं चला गया कि भाई ठीक है, क्योंकि उस समय बड़ी चर्चा हुई। तो मैंने देखा कि इसको बुलाया हुआ था और ये मंच पे ऐसी गांधीवादी कहानियां सुना रहा था। मैंने कहा यार ये आदमी के बारे में तो हम जानते हैं फील्ड में, लेकिन ठीक है,
तो एक क्रिएशन हो गया, ये क्रिएशन हुआ और इसको एक पत्रकारिता का आपने देखा होगा बहुत बड़ा नाम मान लिया। सवाल ये नहीं है कि इसकी वो आधी उम्र की थी, वो इसके दोस्त की बेटी थी, आधी यस उम्र से भी। सबसे घृणित बात ये है, और आप अगर उन लेटर्स को पढ़ेंगे, इसीलिए कोर्ट ने उस समय ये भी कहा था, मुझे जहां तक याद आता है, माफ कीजिए अगर इसमें थोड़ा बहुत इधर से उधर हो, लेकिन लीगली, लेकिन कोर्ट का सेंटेंस का भाव ये था कि एक तरह से हरम बना दिया था, क्योंकि और उसमें सोमा चौधरी जो बाद में इस देश को पत्रकारिता सिखाती है, वो आज भी कभी कभी सिखाती है, मैं देखता हूं, उसने जो बेशर्मी के साथ, और उसके और तरुण तेजपाल के रिश्ते, वो भी लेटर सब सामने आ गए थे कि वो क्यों, जितनी वहां महिलाएं थी, ज्यादातर महिलाओं ने, माफ करना सारी नहीं होंगी लेकिन कुछ अगर होंगी, आप ये सोचिए सारों ने उस महिला का, सारा महिला का चरित्र चित्रण करना शुरू कर दिया था कि ये तो कंसेंचुअल था, कंसेंचुअल के बाद हो गया, और इसी कहानी को लेकर वो सिर्फ लोअर कोर्ट में ये हुआ कि साहब ये कंसेंचुअल था, ये था, ये सब चीजें हुई, जबकि उस लड़की ने चीख चीख के कहा कि साहब ना का मतलब ना होता है। इसने जो हरकतें की उनको हम लोग यहाँ नहीं बोल सकते हैं, वो तो बहुत ही खराब है। वो हालांकि कोर्ट में तो जब सब आई, हम लोगों ने पढ़ी, रिपोर्ट भी करनी पड़ी, जिन लोगों ने अखबारों में लिखा, हम लोगों ने तो, मैंने तो खैर ये केस रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि गोवा में हो रहा था और उस समय तक ये इतना बड़ा आदमी रह नहीं गया था, अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चीज थी, तो इसीलिए वो हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि ये अंग्रेजी पत्रकारिता के ऊपर जो एक अंदर की गंदगी है, जिसको वो बार बार हिंदी, यू आर हिंदी जर्नलिज्म ऐसी होती है, उसके ऊपर से पर्दा उतरा था और इनके चरित्र का पूरा कोठा सामने आ गया। ये इस तरह का आदमी था, और मुझे लगता है कि कोई नहीं, ये झूठ और मक्कारी के साथ इन लोगों ने सरकार विरोधी नरेशन, अगर सरकार विरोधी नरेशन का मतलब ये नहीं कि ये यूपीए के खिलाफ भी होंगे, नहीं, ये एक पर्टिकुलर पार्टी, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, पर्टिकुलर विचारधारा के खिलाफ है, और उनमें से बहुत सारे लोगों को, मेरा मानना यह है कि वो क्रिप्टो क्रिश्चियन आइडिया के साथ काम करते हैं और इंग्लिश भाषा के साथ ये अंतर्निहित है। जिन लोगों को इस पर बहुत सारा आपत्ति कर सकते हैं, हो सकता है आज नहीं तो बहुत दिनों बाद इसको ढूंढा जाए हमारे इस वाक्य को, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ऐसा मुझे दिखता है। जी सर, इसीलिए उसको सजा मिलना एक बहुत बेहतर काम है। मैं मानता हूं कि हाई कोर्ट ने 10 साल की सजा दी है, 5 लाख रुपया जुर्माना दिया, लेकिन साथ ही साथ उसको 2 वीक की अभी मोहलत भी दी है ताकि वो कोर्ट में अपील कर सके। मुझे लगता है कि अगर यही कॉमन आदमी होता तो उसको वहीं से वहीं अरेस्ट कर लिया जाता, जैसा अमूमन होता है जब आप कोर्ट में होते हैं, उससे पहले ही आपको ले लिया जाता है। लेकिन जो साहबी है उसका असर जरूर पड़ता है, और जो हमारे देश की भाषा है अगर हाई कोर्ट्स की और उनकी, तो ज्यादातर इंग्लिश है, हिंदी वालों को वहां बहुत नीची निगाहों से बेचारों को देखा जाता है, तो इसीलिए अंग्रेजी साहबों का असर उन पर रहता है। इस आदमी को जेल भेजा जाना चाहिए था वहां से, और सीधा, चूंकि उतना है, विशाखा गाइडलाइंस ही बाद में एक्ट बनी, अदरवाइज तो ये आदमी और ज्यादा पनिशमेंट का हकदार। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक विषय और था लेकिन समय हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने तो कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, ये तो खुद ही मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। अतीक अहमद का एक और बेटा आज अबान 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 हाँ, है झांसी में, एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। तो मुझे लगता है कि योगी जी का जो कहा था वो तो शायद ऊपर वाला ही पूरा करता जा रहा है। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।